नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण व शिक्षण का पेपर नंबर 36 लेकर आए हैं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2021 चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए उपयोगी है। और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा दोनों लेवल के लिए, उसके लिए भी उपयोगी है। साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए भी ये टेस्ट सीरीज उपयोगी साबित होगी। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न, क्वालिटी वाले प्रश्न हिंदी व्याकरण व शिक्षण के आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। टाइम कम बचा है, लगातार जो ये टेस्ट सीरीज चला रखी है, कोशिश रहेगी कि सभी विषयों की टेस्ट सीरीज रोजाना आपको मिल जाए। बट समझ सकते हो बहुत सारे अन्य चीज़ें भी होती है, तो कोशिश फिर भी पूरी रहेगी साथियों मेरी। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिंदी के साथ में साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड की टेस्ट सीरीज में मैंने चला रखी है, और आपको राजस्थान जीके एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों में से देखने को मिल रही है, कक्षा 6 से 12वीं तक की किताबों से। तो चलिए यहाँ पे हम पहला प्रश्न देखेंगे, एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से भी हल करने वाले हैं। आपके फर्स्ट प्रश्न है, अ उपसर्ग युक्त शब्द है, मतलब जिस शब्द में अ उपसर्ग लगा है उसका आपको चयन करना है। विकल्प है अनंत, अंतरराष्ट्रीय, अहिंसा और अनुसार। साथियों, अगर हम देखें चारों विकल्पों में चारों में अ आगे है, लेकिन अब आपको यहाँ पर शब्द विच्छेदन करना आना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें अनंत शब्द, साथियों अन प्लस अंत, अनंत शब्द बनता है। अनंत शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है, न कि अ उपसर्ग, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय में अ उपसर्ग नहीं है, बल्कि अहिंसा शब्द का निर्माण अ प्लस हिंसा से मिलकर हुआ है। किससे? अ प्लस हिंसा। शब्द क्या बनता है? अहिंसा। हिंसा मूल शब्द है और इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 1 में, क्योंकि इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। बाकी चौथा विकल्प हम देखें तो अनुसार शब्द का निर्माण अनु प्लस सार से हुआ है। सार यहाँ मूल शब्द है और इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अतः चौथे में भी आपका अ उपसर्ग नहीं है बल्कि अनु है। ठीक है, क्लियर है सभी के ये चीजें? तो थर्ड विकल्प ही सही रहेगा पहले प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 2 पर। यहाँ थर्ड विकल्प आपके सही है। आपके दूसरा प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? धर्म, संप्रदाय, रंग और जाति। 4 विकल्प है, इसमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। साथियों, धर्म, धर्म एक पुल्लिंग शब्द है। संप्रदाय, संप्रदाय भी एक पुल्लिंग शब्द है। रंग, रंग भी एक पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जाति, जाति कैटेगरी की, कास्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, किसकी? कास्ट की बात की जा रही है साथियों, जो कि एक स्त्रीलिंग सूचक शब्द है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही होगा प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। सेकंड प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये देखो। दुश्मनों को डरा दिया है, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? विकल्पों को देखिए, आसन्न भूतकाल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल। देखो पहले हम वाक्य को देखते हैं। दुश्मनों को डरा दिया है, डरा दिया है मतलब काम पूरा हो चुका है, और जहां काम पूरा हो चुका होता है वो किस में चला जाता है? भूतकाल में चला जाता है। अर्थात यहाँ वर्तमान काल वाले जो उदाहरण हैं वो आपके आंसर नहीं होंगे। तो भूतकाल वाले तो 2 ही विकल्प है, आसन्न और सामान्य। साथियों, जहां पर क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई होती है वो होता है आसन्न भूतकाल, और यहाँ पर भी क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, अर्थात ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। तीसरे प्रश्न में पहला विकल्प आपके सही है, आसन्न भूतकाल वाला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। किस विकल्प में संधि युक्त पद का प्रयोग हुआ है? समस्याओं, सत्याग्रह, नैतिक और प्रजातांत्रिक। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो संधि युक्त पद है। संधि युक्त पद क्लियर है सभी के? तो चलिए देखते हैं। समस्या शब्द में ओ प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, समस्या शब्द में ओ प्रत्यय लगा है, इसमें कोई संधि नहीं हो रही है।
नैतिक शब्द की अगर हम बात करें तो नैतिक शब्द का निर्माण नीति प्लस इक प्रत्यय लगाने से नैतिक शब्द बनता है, इसमें भी कोई संधि नहीं हो रही है। प्रजातांत्रिक शब्द की बात करें तो प्रजातांत्रिक शब्द का निर्माण प्रजा प्लस तांत्रिक से मिलकर हुआ है। प्रजा प्लस तांत्रिक शब्द क्या बना? प्रजातांत्रिक। कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो इसमें भी संधि नहीं है। लेकिन सत्याग्रह, सत्याग्रह जो शब्द है इसमें संधि हो रही है, और संधि कौन सी हो रही है साथियों? दीर्घ संधि हो रही है। दीर्घ संधि किसका भेद होती है? स्वर संधि का भेद होती है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह। क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह शब्द बनेगा सत्याग्रह। दीर्घ स्वर संधि का यह उदाहरण है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न है आपके, सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, समरूप परीक्षण और बहु रिक्त स्थान पूरक परीक्षण। तो बताइए प्रश्न नंबर 5 का कौन सा विकल्प आपका सही है? जो सत्य असत्य परीक्षण है इसको क्या कहा जाएगा साथियों? पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर है, सत्य असत्य परीक्षण में को कहा जाता है एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, जिसमें आपको सत्य या असत्य के रूप में जवाब देना पड़ता है, या तो सत्य है या असत्य है। ठीक है, विकल्प 2 आपके पांचवें प्रश्न में सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो एग्जाम के लिए। इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण को ही सत्य असत्य परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। यहाँ सेकंड विकल्प सही रहेगा। तो 6वां प्रश्न, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है श्रेय, त्रय, ज्ञ और भय। साथियों संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। श्रेय भी संयुक्त व्यंजन है, त्रय भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये जो भय भट्टी वाला है ये संयुक्त व्यंजनों में नहीं आता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है गतिशीलता, ग्राह्यता, प्रभावोत्पादकता और उच्चारण की शुद्धता। तो प्रश्न संख्या 7 में आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोल करके मौखिक रूप से जो हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो उसके लिए आवश्यक गुण क्या है साथियों? गतिशीलता, ग्राह्यता, प्रभावोत्पादकता और उच्चारण की शुद्धता। ये प्रश्न यूं कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, लेकिन कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है इस प्रकार के प्रश्नों में। हम जब चीज़ों को बोल रहे हैं, यदि उसमें उच्चारण की शुद्धता नहीं होगी तो उसका जो अर्थ है, उसका जो मुख्य अर्थ है, वो सुनने वाला समझ ही नहीं पाएगा। चाहे फिर वो ग्राह्यता भी नहीं हो सकता, प्रभावोत्पादकता भी नहीं हो सकता। सबसे पहले उसमें उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। अतः 4वां विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। इस प्रश्न के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि हमें इस प्रश्न का आंसर प्रभावोत्पादकता या ग्राह्यता, इनमें से भी आपको लग सकता है, तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न, शायद आज बिजली चली जाए और पढ़ाई न हो, यह वाक्य है संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छाबोधक है और संदेहवाचक है। तो देखो, शायद आज बिजली चली जाए और पढ़ाई न हो, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो 8वां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? इच्छाबोधक, यहाँ इच्छा या आशीर्वाद तो नहीं दिया जा रहा है, तो तीसरा विकल्प तो पूर्ण रूप से गलत है। विधानवाचक मतलब साधारण वाक्य भी ये नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ शायद मतलब संदेह का बोध हो रहा है साथियों। अतः पहले संदेह का बोध होने के कारण इसको हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। आशंका हो, संदेह हो, शक हो, तो वो संदेहवाचक वाक्य में चला जाता है। ये किसके प्रकार है? ये अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों में आता है। 4वां विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9, बुद्धिमान बालक जीवन में आगे बढ़ते हैं, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। जीवन में आगे बढ़ते हैं, बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान और बालक। मैंने अभी पिछले टेस्ट में भी आपको बताया था, उद्देश्य का मतलब किससे लिया जाता है? कर्ता से लिया जाता है। और इसके विस्तार की बात की जाती है जहाँ पर भी, तो कर्ता के पहले का जो वाक्य होता है
वही उद्देश्य या कर्ता का विस्तार कहलाता है। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? बालक है। बालक के पहले कौन सा शब्द है? बुद्धिमान। मतलब बुद्धिमान शब्द क्या है? उद्देश्य या कर्ता का विस्तार। तो तीसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। साथियों 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 है, जीवन उपयोगी शिक्षा किस विधि की प्रधान विशेषता मानी जाती है? समस्या समाधान विधि की, प्रोजेक्ट विधि की, किंडरगार्टन विधि की, और इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में जो एक विकल्प होता है ना, इनमें से कोई नहीं वाला, वो आपका आंसर नहीं होता है साथियों। 3 विकल्प अब आपके पास बचे हैं, समस्या समाधान, प्रोजेक्ट और किंडरगार्टन। तो बताओ 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो जीवन उपयोगी शिक्षा है वो किस विधि में प्रदान की जाती है? प्रदान है ये ना, तो इसका सही उत्तर है जीवन उपयोगी शिक्षा प्रोजेक्ट विधि में प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि को हम प्रायोजना विधि के नाम से भी जानते हैं साथियों, जिसके जनक कौन है? किलपेट्रिक है। इसमें इन्होंने इस विधि के 6 पद बताए थे। कितने पद बताए थे? 6। तो दूसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 10 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11 है, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? निर्विरोध, अनानुकूल, अन्वेषक और इनमें से सभी। देखो 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम कई बार जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में प्रश्नों को गलत कर लेते हैं। तो आराम से प्रश्न हमें पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही उसका उत्तर खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों अगर बात करें अनानुकूल की, तो अनानुकूल में अन प्लस अनु, ये 2 उपसर्ग लग रहे। अन प्लस अनु प्लस कूल शब्द बनता है अनानुकूल। ठीक है, 2 उपसर्ग है इसमें। फिर निर्विरोध की बात करें तो निर प्लस वी प्लस रोध, इस प्रकार के इसमें निर और वी 2 उपसर्ग इसमें भी है। अन्वेषक की बात करें तो अन्वेषक शब्द का निर्माण अनु प्लस एषक से हुआ है। अनु प्लस एषक शब्द क्या बनता है? अन्वेषक। इसमें सिर्फ अनु ही उपसर्ग है। अतः 11वें प्रश्न में आपके जो तीसरा विकल्प है इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यही आपका सही आंसर होगा। 11वें में 3rd विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। 12वां प्रश्न है, अरे क्या नज़ारा है वाक्य का प्रकार है? वाक्य कौन सा है? अरे क्या नज़ारा है, इस प्रकार से वाक्य आपके सामने है। तो ये संदेहवाचक वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो यहाँ पर प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा है कि भाई क्या नज़ारा है, इस प्रकार से नहीं, बल्कि यहाँ आश्चर्य का बोध हो रहा है कि अरे क्या नज़ारा है, मतलब एक तरह से आश्चर्य का बोध यहाँ प्रकट हो रहा है। अतः यहाँ पर जहाँ आश्चर्य का बोध प्रकट होता है वो विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक वाक्य कहलाता है। विकल्प आपका 2 सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है, राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। दूसरा विकल्प है, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। तीसरा है, वह अपनी माँ की आंख का चांद है। और चौथा है, तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। तो देखो यहाँ पर 4 मुहावरे हैं, आपको सही मुहावरा देखना है। 3 मुहावरे यहाँ गलत है, 1 मुहावरा यहाँ पर सही है। उस सही मुहावरे का चयन करना है। अगर हम देखें तो दूसरा विकल्प कह रहा है कि उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। पानी गिर गया नहीं, पानी फिर गया होता है, तो ये साफ गलत हो गया। अपनी माँ की आंख का चांद नहीं, तारा होता है साथियों, माँ की आंख का तारा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया, दम आ गया नहीं, दम भर गया। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, तीनों ही विकल्प गलत हैं। सही कौन सा है फिर? राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल शुद्ध मुहावरा है, अतः ये सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। आपके 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। मर्म, प्रकार, रात और धर्म। तो देखो रेप संबंधी अभ्यास का मतलब क्या होता है? रेप संबंधी मतलब जो आधा रे की मात्रा है साथियों, आधा रे की मात्रा कभी तो ऊपर लगती है, कभी इस प्रकार से यहाँ लगती है,
तो ये रेप संबंधी अभ्यास होता है। जैसे मर्म में ऊपर रे लग रहा है, प्रकार में यहाँ पर रे लग रहा है, धर्म में यहाँ पर रे लग रहा है, तो इन तीनों में तो रेप संबंधी अभ्यास हो रहा है। लेकिन रात में आधा रे कहाँ है? नहीं है। अतः यहाँ तीसरा जो विकल्प है इसमें रेप संबंधी अभ्यास कार्य नहीं हो रहा है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। 14 में तीसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए 15वें प्रश्न को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15, दृश्य श्रव्य साधन है चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक और रेखा चित्र। देखो दृश्य श्रव्य साधन पिछले टेस्ट में भी बताया था कि दृश्य श्रव्य साधन का मतलब किससे लिया जाता है? जिसमें हमें दिखाई भी देता है और हमें सुनाई भी देता है। चित्र सिर्फ दृश्य है, इसमें सिर्फ आप देख सकते हो। रेखा चित्र सिर्फ दृश्य है, इसमें भी आप सिर्फ देख सकते हो। चित्र विस्तारक भी सिर्फ दृश्य है, इसमें भी आप सिर्फ देख सकते हो। लेकिन जो चलचित्र वाला जो पहला विकल्प है ये कैसा साधन है? दृश्य श्रव्य साधन है। जो सिनेमा वगैरह है वो चलचित्र के अंतर्गत ही आते हैं। अतः चलचित्र क्या है? दृश्य श्रव्य साधन। तो विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है, चलचित्र दृश्य श्रव्य में आ जाएगा। क्लियर है ये भी सभी के? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। साथियों 16वां प्रश्न है, सरल वाक्य का चयन कीजिए। पहला विकल्प है श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। दूसरा विकल्प है राम और सीता जाते हैं। तीसरा विकल्प है चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है। और चौथा विकल्प है जो करे सो भरे। तो ये जो चार विकल्प है इसमें से आपको कौन सा वाक्य सरल वाक्य नजर आ रहा है? साथियों श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है, ये सरल नहीं बल्कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किसका है? संयुक्त वाक्य का। राम और सीता जाते हैं, बिल्कुल ये एक सरल या साधारण वाक्य है, क्योंकि सरल या साधारण वाक्य में एक से अधिक भी कर्ता हो सकते हैं, एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा क्रिया एक ही की जानी चाहिए। जैसे राम और श्याम बाजार जाते हैं, इस प्रकार कर्ता तो दो है लेकिन क्रिया एक हो तो वो भी सरल या साधारण वाक्य में आ जाता है। सेकंड विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण के किस विशिष्ट उद्देश्य हेतु भाषिक तत्वों व विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिरुचि और कौशल। प्रश्न को समझ लोगे तो आसानी से उत्तर दे दोगे और नहीं समझोगे तो फिर उत्तर ही नहीं दे पाओगे साथियों। उत्तर तो दे पाओगे लेकिन गलत उत्तर हो जाएगा आपका। तो देखो गद्य शिक्षण में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? कहानी है, निबंध है, नाटक है, एकांकी है, ये सारी चीज़ें गद्य के अंतर्गत आ जाती है साथियों। अब इसमें भाषिक तत्वों और विषय वस्तु का ज्ञान की बात की जा रही है। जहां पर ज्ञान की बात की जाती है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। कौन सा उद्देश्य होता है? ज्ञानात्मक। अभिरुचात्मक उद्देश्य में रुचि की बात की जाएगी। अवबोधात्मक उद्देश्य में समझने की, तुलना करने की, वर्गीकरण करने की, अंतर करने की बात की जाएगी। कौशल में सुर, लय, ताल, गति के साथ में गाना, चित्र बनाना, डिजाइन बनाना, ये कौशल में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये चीज़ें होती है। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 17 में सही रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो आपके 18वां प्रश्न आपके है। इस प्रश्न को मैंने पहले भी कराया था लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दोबारा आया है तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है इसका प्रयोग नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। तीसरा कथन है द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। और चौथा कथन है उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित किया जाता है। तो आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। मतलब 3 कथन यहाँ पर आपको कैसे मिलेंगे? सत्य मिलेंगे। और एक कथन कैसा मिलेगा आपको? असत्य मिलेगा। तो उसी एक असत्य कथन का आपको चुनाव करना है साथियों। पहला विकल्प देखें तो इसका प्रयोग नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो निदानात्मक शिक्षण हम करते हैं उन कमजोरियों को दूर करने का कार्य उपचारात्मक में होता है।
दूसरा कथन कह रहा है प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित होता है, सही है। बाद में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण आयोजित होता है, ये भी सही है। लेकिन वार्षिक परीक्षाओं के अंत में इनको आयोजित करते हैं, ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि बीच बीच में ये आयोजित होता रहता है। तो अतः चौथा विकल्प जो है 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो 19वां प्रश्न है, अन्वेषण विधि के प्रवर्तक है मॉरिसन, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु और हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। साथियों, अन्वेषण विधि जिसको हम अन्य बहुत सारे नामों से जानते हैं, इसको आप खोज विधि भी कह सकते हो, खोज विधि। इसको आप ह्यूरिस्टिक विधि भी कह सकते हो, ह्यूरिस्टिक विधि भी आप इसको कह सकते हो साथियों। इस विधि के जो जनक है या इस विधि के जो प्रवर्तक है वो मॉरिसन, स्पेंसर या अरस्तु नहीं है, बल्कि जो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, वो अन्वेषण या खोज विधि के प्रवर्तक है। बालक इस विधि में खोज के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण सामग्री, शिक्षक द्वारा किया गया आकलन, भाषा शिक्षण के बारे में शिक्षक का दृष्टिकोण और पाठ्य पुस्तकें। अब यहाँ पर आपको बच्चों का भाषा विकास करवाना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप किसे दोगे साथियों? प्रश्न नंबर 20 में पाठ्य पुस्तकें, आकलन, शिक्षक का दृष्टिकोण और प्रयुक्त शिक्षण सामग्री शिक्षक के द्वारा। तो 20वें प्रश्न कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। देखो, बच्चों के भाषा विकास में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो होता है साथियों, पाठ्य पुस्तकें सबसे ज़्यादा भाषा विकास में महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी। शिक्षक का दृष्टिकोण या शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण सामग्री, ये सबसे बेस्ट रहेगा, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण सामग्री। क्योंकि शिक्षक जिस सहायक सामग्री को जिस सहायक सामग्री का उपयोग करेगा बच्चों के शिक्षण के लिए, उससे ही बच्चे सीखेंगे। तो निश्चित ही रूप से पहला विकल्प यहाँ सही रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ आकलन की बात नहीं की जा रही है, विकास की बात की जा रही है साथियों, भाषाई विकास की, अगर यहाँ पर आकलन की बात की जाती तो फिर दूसरा हो जाता। फिर भी बट आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के नीचे। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न, डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, कोल्डवेल कुक और मिस हेलन पारकास्ट। साथियों, मॉन्टेसरी विधि के जनक मॉन्टेसरी है, इन्होंने डाल्टन विधि नहीं दी थी। महात्मा गांधी के द्वारा बेसिक शिक्षा दी गई, कौन सी? बेसिक शिक्षा, ठीक है। हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा खेल विधि दी गई, कौन सी? खेल विधि दी गई थी। और कुमारी मिस हेलन पारकास्ट के द्वारा डाल्टन विधि का निर्माण किया गया था। तो 21वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22 है, भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। जो बच्चों का हम व्यापक और सतत मूल्यांकन करते हैं भाषा के संदर्भ में, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? तो विकल्प देखो, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण प्रक्रिया अपनाना, बिल्कुल हो सकता है। अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, गलत है। प्रोन्नत करने के लिए सीसी नहीं किया जाता है साथियों, उद्देश्य पूछ रहा है ना। त्रुटियों की पहचान करना हो सकता है। मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना, गलत है। पहला या तीसरा सही रहेगा यहाँ पर। तो देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है जो बच्चे हैं उनके सीखने की प्रक्रिया को समझा जाए कि आखिर बालक सीख कैसे रहा है, और उसके बाद में उपयुक्त शिक्षण प्रक्रिया को अपनाया जाए। यही CCE का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। विकल्प 1 आपके 22वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23 है, ग्रामोफोन कैसा शैक्षिक यंत्र है? दृश्य यंत्र है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, श्रव्य यंत्र है, दृश्य श्रव्य यंत्र है और सभी, ठीक है। दृश्य लिखा था यहाँ पर मैंने, दृश्य, इस प्रकार से, ठीक। साथियों, ग्रामोफोन की बात करें तो ये दिखाई नहीं देता, इसमें ना ही दिखाई और सुनाई दोनों एक साथ होता है, बल्कि इसमें हमें सिर्फ सुनाई देता है। और जिसमें हमें सिर्फ सुनाई देता है उस यंत्र को हम किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं? श्रव्य सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो ग्रामोफोन भी कैसा यंत्र हुआ? फिर श्रव्य यंत्र हुआ। विकल्प आपके 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो 24वां प्रश्न देखेंगे, भाषा सभी विषयों के रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है। में है, पढ़ने में है, अध्याय में है, केंद्र में है और प्रारंभ में है।
जो अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, ये सभी विषयों के पढ़ने अध्याय या प्रारंभ में नहीं, बल्कि ऐसा माना जाता है कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में स्थित होती है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर 1 मिनट निकाल कर जरूर कर दीजिएगा और हमें बताकर जाइए साथियों कि आपके टोटल प्रश्न कितने सही निकल रहे हैं। अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज का अंतिम और 25वां प्रश्न, मैंने कल भी बोल दिया था कि 2-3 टेस्टों में आपके 25 ही प्रश्न मिल पाएंगे हिंदी के। पहले मैं पूरे 30 प्रश्न आपको देता था, बट 2-3 टेस्टों से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 2-3 फिर आगे वापस आपको 30 ही प्रश्न मिलेंगे, निश्चिंत रहिएगा इसके लिए। राजस्थान जीके इतिहास और संस्कृति की क्लासेज भी मैंने चालू कर दी है, तो उनको भी बिल्कुल मिस मत करिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 25 है, हिंदी शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल विकसित किया जाना चाहिए। गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, खेल के माध्यम से और व्याख्यान के माध्यम से। तो श्रवण कौशल मतलब सुनने के कौशल की बात की जा रही है। व्याख्या के माध्यम से नहीं, ना ही नाटक के माध्यम से, बल्कि खेल के माध्यम से हमें बच्चों में श्रवण कौशल विकसित किया जाना चाहिए। थर्ड विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है, क्योंकि बच्चों की रुचि किस में होती है? खेल में होती है। खेल में यदि हम श्रवण कौशल विकसित कर देंगे तो निश्चित रूप से वो सबसे बेटर रहेगा। अतः ओनली थर्ड विकल्प ही 25वें में सही है। तो यह आज का टेस्ट पूरा हुआ, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।